आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप बीजेपी की बी टीम है। बहरहाल मैं उनसे नाराज भी नहीं हूँ। पिछली बार भी किसी के रहमो करम पर जीत के नहीं आए, अपने दमखम पर लड़ेंगे। फिर लालू प्रसाद यादव को लव लेटर क्यों लिख रहे हैं? अरे माँ बीमार है, हॉस्पिटल जाना है, गाड़ी छूट के तो पैदल जाओगे कि नहीं जाओगे? राजद वाले कह रहे हैं कि यदि आपको संविधान बचाना है, बिहार बचाना है तो चुनाव लड़िए ही मत। मनोज झा बोल रहे हैं। कोई अगर सरकारी चाकर भी मर जाता है तो पेंशन के लिए भी उनको विधवा को 6 महीना दौड़ना पड़ता है। सर लगातार आप लोग इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों डर गए हैं? लग रहा है कि एसआईआर नहीं हो रहा है, एनआरसी हो रहा है। लोग भयभीत है इससे, बल्कि कि आगे के इलेक्शन पर भी इसका कुप्रभाव पड़े। एनडीए वाले कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या सबको छटनी अरे करेंगे। भाई, एनडीए वालों को ख्याल क्यों नहीं आया था 2024 के इलेक्शन से पहले? आसमान कहां से टूट पड़ा आपको पड़ रहा है कि 4 महीने के अंदर में इलेक्शन होना है, आप एसआईआर करने चले हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुमोद कुमार। बिहार में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। आपको बता दें कि लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ जो है इलेक्शन कमीशन को लेकर जो है पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और इलेक्शन कमीशन लगातार जो सवाल उठा रहा है, इसी को लेकर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। ए आई एम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम से। सर लगातार आप लोग इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों डर गए हैं? लगातार भाजपा कह रही है कि सर्वे करा रही है। नहीं नहीं, हम लोग डरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जिसका हिसाब सही हो उसको डर का है का। लेकिन मामला बिहार के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का मसला है जी। कि आपने इस अल्प अवधि में एसआईआर कराने का फैसला क्यों किया। हम्म, आपको इलेक्शन कमीशन को ये संवैधानिक अधिकार है कि वो एसआईआर कराएं, हम्म, वो चिन्हित करें हम्म, सही वोटर कौन है और गलत वोटर कौन है, ताकि साफ सुथरा चुनाव हो सके। ये उनकी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन वो कर रहे हैं, मैं उस पर उंगली नहीं उठा सकता। जी। लेकिन मामला ये है कि आप ये अगर करना ही चाह रहे थे तो फिर आपने पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद ही क्यों नहीं शुरू कर दिया? आप 22 साल के बाद कर रहे हैं, 24 साल के हाँ बोल लगभग तो 22 रहे साल हैं के एक महीने का वक्त दिया भाई है। 1 महीने का वक्त आपने दिया है, या 3-4 महीने के बाद इलेक्शन है। जी। और आपने कराया था 2002 में कराया था, तो 2004 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, 2005 में बिहार में असेंबली का इलेक्शन था। लेकिन ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई, आसमान कहां से टूट पड़ा आपको पड़ रहा है कि 4 महीने के अंदर में इलेक्शन होना है, आप एसआईआर करने चले हैं? और एसआईआर में जो व्यवहारिक कठिनाइयां हो रही हैं, जी। ये इनको सामने में रखना चाहिए। 2005 तक बिहार में जो सिविल रजिस्ट्रेशन है जी। तो वो 16.5% का है, और इस जो नेशनल रेट है वो 62.5% का है। कितने पीछे हैं हम नेशनल रेट से। तो बिहार में जीवन मरण का तो रजिस्टर ही ठीक से तैयार नहीं हो सका। आप मांग रहे हो साहब के आप हमको जन्म प्रमाण पत्र दो। आपने 2002 में एसआईआर कराया था, 2003 में वोटर लिस्ट में उसका नाम आया, तो अब तो मुतमईन हो जाना चाहिए कि ये हमारे वैध वोटर हैं। लेकिन आप उनसे भी कह रहे हो कि साहब जाति वो जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ, और फिर उनके बच्चे अगर वैध वो थे तो उनके बच्चे भी तो वैध ही होंगे ना। उनके बच्चों को कह रहे हो कि अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ, माता पिता का दिखाओ। ये विभिन्न किस्म की कठिनाइयां हैं। बिहार में सिर्फ 14% लोग अंडर पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट हैं। जी। तो इन 14% के पास तो सर्टिफिकेट हो सकता है, 2% लोगों के पास ही सिर्फ पासपोर्ट है। जी। और बाकी लोगों के पास क्या है? उनके पास 16% लोगों के पास 17, या मान लीजिए 20% लोगों के पास वो हो जाए प्रमाण पत्र, आज के दिन में 2025 में हम बात कर रहे हैं। लेकिन शेष लोगों का क्या होगा? नियर अबाउट 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। उसके बाद आपने कागज के तौर पर जो माना है वो ये माना है कि साहब आप उनको सरकारी आवंटित भूमि हो या भवन हो उसको मान रहे हैं। उनकी पैतृक संपत्ति के जो कागजात हैं उसके बारे में कुछ आपने नहीं बताया है। दूसरा मामला आपने ये किया है कि जो पेंशन के कार्ड्स हैं, जो जॉब कार्ड्स हैं, जो आधार कार्ड है, इसको आधार कार्ड को तो माना ही गया था, एकदम बेसिक वो भारतीय होने का सबूत माना गया था। उस आधार कार्ड को भी आप नहीं मान रहे हैं। तो ये नाना प्रकार की दुश्वारियां लोगों को खड़े कर रहे हैं। लग रहा है कि एसआईआर नहीं हो रहा है, एनआरसी हो रहा है। लोग भयभीत है इससे। आपने थ्रेट भी कर दिया है कि 3 बार हमारा बीएलओ आपके दरवाजे पर जाएगा। अगर आप नहीं मिल पाए और ईआरओ ने रिपोर्ट कर दी बीएलओ के कहने पर, तो आपकी नागरिकता पर सवाल खड़ा हो जाएगा, आपको झेलना पड़ेगा। जब लोगों की तरफ से विरोध हुआ है, आलोचना हुई है, तो आपने एक रिलैक्सेशन ये दे दिया है कि अभी औने पौने आपने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि साहब कोई सबूत न भी दें तो सिर्फ फॉर्म भर के दे दें, हम उसे ले लें। लेकिन आपने तो फिर लोगों को धोखे में रखा। फॉर्म भरकर आपका काम खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि अगस्त के महीने जब स्क्रूटनी करेंगे आप, है ना, क्योंकि आपने टाइम फ्रेम जो तय किया है वो सही नहीं है।
जी। इसलिए उसमें आप सक्षम नहीं आपके बीएलओ नहीं हो पा रहे, नहीं लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो आपने अब उधर फेंक दिया उसको। आपके राष्ट्र अध्यक्ष बोल रहे हैं कि ये बैकडोर से एनआरसी लागू करना चाह रही है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोल रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग हैं कि भाई इस तरह से एसआईआर कराना और इलेक्शन से जस्ट बिफोर कराना सिर्फ यही नहीं कि एनआरसी है, बल्कि कि आगे के इलेक्शन पर भी इसका कुप्रभाव पड़े। एनडीए वाले कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या सबको छटनी अरे करेंगे। भाई एनडीए वालों को ख्याल क्यों नहीं आया था 2024 के इलेक्शन से पहले, या 2024 में जब उनकी हुकूमत बन गई तो ये ख्याल अभी रात को सपना सुना है उन्होंने? 2024 के इलेक्शन के बाद शुरू कर दिए होते ना। मेरा मामला थोड़े किसी डड़का भैगा है, मेरा मामला तो उन मजदूरों का है जो पंजाब के खेतों में काम कर रहे हैं, मेरा मामला उनका है जो हरियाणा में है, जिनका मामला मेरा है कि मद्रास के गगन चुंबती मकानों में जो ईंट तोड़ रहे हैं, मेरा मामला तो उनका है जो बम्बई के होटलों में पोछा मार रहे हैं। मैं उन गरीबों के लिए बात उठा रहा हूँ। इनको आने जाने का खर्चा कौन देगा? ये अभी जाएगा, फिर अगस्त के महीने में अपना सर्टिफिकेट जमा करने के लिए जाएगा, फिर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन में आएगा। क्या इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण ही है, या लोकतांत्रिक देश में सब लोग अपने मत का प्रयोग कर सके, ये भी तो सुनिश्चित करना उनका काम है ना। इन तमाम तरह हालात पर बिहार में इस वक्त सैलाब है, नदियां हैं, बिहार का वर्क कल्चर ऐसा है कि एक सर्टिफिकेट 3 महीने से पहले नहीं निकल पाता। कोई अगर सरकारी चाकर भी मर जाता है तो पेंशन के लिए भी उनको विधवा को 6 महीना दौड़ना पड़ता है। बोल रहे हैं सीमांचल और मिथिलांचल तो बाढ़ग्रस्त इलाका। अरे बिल्कुल, लाखों लोग बेघर हैं वहां पर, जिनका सब कुछ, जमीन उनकी कट गई है, उनके सारे घर के सामान लुट गए हैं, कोई कागज पत्तर उनके घर में बचा नहीं है, स्कूल का चेहरा कभी उसके बाप ने देखा भी नहीं है, तो कहां से लाएंगे वो पेपर? पहले बताइए, क्या करेंगे वो? आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप बीजेपी की बी टीम है, फिर लालू प्रसाद यादव को लव लेटर क्यों लिख रहे हैं? देखिए, गली कूचे के आवारा बच्चों की बातों पर मत जाइए, किसी को हिम्मत है तो रूबरू मेरे बोले, है ना। ये धारणा जिन लोगों ने सेकुलर वोटों का, वो मुस्लिम माइनॉरिटी के वोटों का जिसने शोषण और दोहन किया है, इन लोगों के तय किए नैरेटिव है ये। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जितनी मजबूती के साथ 56 इंच के सीने वाले मोदी के सामने में माइनॉरिटी के, दलित के और सरकार विरोधी और संविधान विरोधी कार्यकलापों की आलोचना की है, दूसरा कोई तो खड़ा नहीं हो सका। लेकिन राजद वाले कह रहे हैं कि यदि आपको संविधान बचाना है, बिहार बचाना है, तो चुनाव लड़िए ही मत। मनोज झा बोल रहे हैं। मनोज झा जी को हमने बहुत ही प्रेम के साथ कहा है कि आप शिक्षक हैं और प्रोफेसर हैं, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मंजन बेचने वाले पहले अपने दांत साफ करें। जो मैं खाना खुद जाता हूँ, दूसरे को पीने से नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूं, तो विद्वान जी आप तो व्याख्याता बने हुए थे ही, आप कॉलेज पकड़ लीजिए ना, राज्यसभा में जाने की क्या जरूरत है आपको, है ना। चित भी तेरी पट भी तेरी, ऐसा नहीं चलेगा। बहरहाल मैं उनसे नाराज भी नहीं हूँ, क्योंकि इस बात के लिए अधिकृत वो नहीं किए गए हैं, वो नेशनल स्पोक्समैन हैं पार्टी के, हम भी सादर आदर करते हैं उनका, लेकिन इसके लिए पार्टी ने जो अधिकृत किया है वो आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी को किया है, और अगर लालू जी के हवाले से वो ये बात कहेंगे तो विश्वास किया जा सकता है। लेकिन अगर लालू जी मना कर दिए तो क्या करेंगे? और मना तो कर दिया, तो मैंने कहा मंजिल का मुसाफिर सवारी के छूट जाने का गम नहीं कई लोग करता। तो ये बोल रहे हैं अरे कश्ती छूट भी गई, टूट भी गई, तो तैर कर भी दरिया पार करना आता है। पिछली बार भी किसी के रहमो करम पर जीत के नहीं आए, अपने दमखम पर लड़ेंगे। मैंने ये उदारता सिर्फ इसलिए दिखाई है, सिर्फ इसलिए दिखाई है कि बिहार के आम जनों का इन सांप्रदायिक सरकारों ने बड़ा नुकसान किया है, हमारी नई पीढ़ी को बर्बाद किया है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को चौपट करके रख दिया है। बिहार में नाम मात्र पर शराबबंदी हुई है, लेकिन घर घर में इसने शराब पहुंचाने का ठेका ले लिया है। बिहार में बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं मिल पा रहे हैं, बीमारों को दवा नहीं मिल पा रही है, रोजगार के अवसर लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, बिहार में अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है। ऐसी सरकारों को हटाने के लिए हम लोगों ने अपने विचारधारा की वजह से उदारता दिखाई है। ये मेरी कमजोरी नहीं है, ये मेरा मेरा संस्कार है। पिछली बार आपने एक गठबंधन बनाया था, इस बार क्या प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे? नहीं, मैंने कहा कि मैं खत का तेरा इंतजार कर लेता हूँ, फिर भी उसके बाद अपना कारोबार दिखाता हूँ। यदि नहीं गठबंधन में, क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे और कितने भाई सीटें? मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये है कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस मेरा पिछले दिनों में बना था, हम उसके टूटे मिट्टियों को ठीक करेंगे, अदरवाइज न हो सका तनहा भी लड़ेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो मुस्लिम वोट का बिखराव आप सोच रहे थे ना हो, वो आप करेंगे? नहीं, मैं बिखराव नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा कि बिखराव न हो, उसके बिखराव के जिम्मेदार वो होंगे, लालू प्रसाद यादव। बिखराव के जिम्मेदार जो भी होंगे, गठबंधन के वो सारे जिम्मेदार होंगे जिन्होंने इस बिखरने से नहीं बचाया।
बाकी मेरे ऊपर बिखरने का क्या इल्जाम हो सकता है? मुझे तो सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ेगा। सर्वाइवल अगर आपका अरे माँ बीमार है, हॉस्पिटल जाना है, गाड़ी छूट के तो पैदल जाओगे कि नहीं जाओगे? तो जाना पड़ेगा। राहुल गांधी 9 जुलाई को बिहार जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बिहार के और जो लोकसभा के वो भी शामिल हो रहे हैं। क्या आप लोग भी शामिल होंगे, साथ देंगे? नहीं, हम उनके साथ तो नहीं है इस वक्त तक, लेकिन चूंकि ये मामला पूरे बिहार के गरीबों का है, पिछड़ों का है, दलितों का है, गरीब मुसलमानों का है, इसलिए हम इस कॉल के मुताबिक नहीं, हम अपने तौर पर भी अपने संगठन के लोगों को कहा है कि जहां भी हमारे लोग हैं, डंडे और झंडे के साथ इस काले कानून की मुखालिफत करें, हमारे लोग करें। कल मुहर्रम था, जुलूस निकल रहा था, एक लोगों की हत्या हो गई। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से मुहर्रम जुलूस निकला वो निकलना नहीं चाहिए था। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप भी सवाल उठा रहे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुहर्रम का जुलूस वही लोग निकालता है जिनके पास लाइसेंस हो, हैं। और उसके लिए मजिस्ट्रेट भी होता है, पुलिस की सिक्योरिटी भी होती है। अब ये देखना उनका काम है कि किस वजह से इस तरह का हंगामा हुआ। और बिहार में अभी जो देखेंगे कि अभी 48 घंटे में 3 बड़े वाकयात। एक बड़े व्यवसायी की पटना के हृदय में गांधी मैदान के पॉस एरिया में मर्डर हो रहा है। पूर्णिया में 4 लोगों की मॉबलिंग की हो रही है। नालंदा में भी घटना घटी है। तो दानापुर। नीतीश कुमार ये बताया ना कि कहाँ गया इनका मिस्टर क्लीन वाला चेहरा। ये कह रहे थे कि हम क्राइम से, हम करप्शन से, कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे। ये तो सब जगह समझौतावादी हो गए हैं। इसलिए सरकार का इकबाल गिर चुका है, अफसरों का मनोबल बहुत बढ़ चुका है, गुंडों की हिम्मत बढ़ गई है, वर्दीधारियों ने गुंडों के साथ समझौता कर लिया होगा ऐसा लगता है, और पूरे राज्य में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था वो चौपट हो गया।